Good morning to everyone. Today we can start chapter number 5th of history. Chapter number 5th of history. Nomadic empires. इसका मतलब होता है यायावर साम्राज्य. Nomadic. Nomadic is a peoples and a community. They have been living in the north side of the China. एंड द मेन लीडर जो इनके मेन या मुखिया जिसे आप बोलते हैं वो कहलाते मंगोल. नोमैडिक पीपल आर नोन एज द मंगोल्स. द मंगोल अंडर द लीडरशिप ऑफ द जेनिज खान. और इन का सबसे बड़ा जो जैसे पास्ट 4th चैप्टर में हमने कहा था द राइजिंग ऑफ द इस्लाम और मेन फाउंडर माने जाते थे हजरत पैगंबर मोहम्मद इस्लाम में. सेम थिंग हेयर, ये सेम चीजें यहां पर यूज की जाती है. मंगोलों के जो मेन लीडर माने जाते हैं जेनिज खान, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चंगेज खान. ही विल बी नोन एज खानों के खान. अगर किसी से पूछा जाए तो चंगेज खान. अ ग्रेट वॉरियर ऑफ मंगोल. मंगोलों का सबसे बड़ा योद्धा, पावरफुल पर्सन. वी कैन से दैट लुक लाइक अ सुपरमैन. Mongolia is country, small country living nearby the China. चाइना के किनारे रहने वाला एक छोटा सा देश है मंगोलिया. एंड 16 to 17 सेंचुरी में किस प्रकार स्प्रेडिंग करता है यू कैन सी हियर अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान. ये जेनिज खान ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम कितना वाइडर इसको किया. वो सेम सिचुएशन फॉर इस्लाम वाले चैप्टर वाली है. इसने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को 3 कंटिनेंट तक फैलाया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप. जो चीजें लास्ट चैप्टर में डिस्कस की गई थी वो नेक्स्ट में भी है. बाउंड्रीज को भी वही एक्सप्लेनेशन किया जाता है. आप देखिए ये ग्रीन और जो ये रेड वाला कलर है ये सब मंगोलियन कलर माने जाते हैं. तो ये देख सकते हैं इंडिया की कुछ पार्ट, इंडिया पर भी इसने अटैक किया था. इधर ये चाइना से ऊपर तिब्बत हमारा, यहाँ पर ये वाला एम्पायर, ये सारा एम्पायर जो आपको दिखाई दे रहा है यूरोप, ये सारा इधर से अफ्रीका हमारा कवर हो गया, इधर से यूरोप ये वाला, और ये पूरा एशिया. तीनों कंटिनेंट में अपना एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया था जेनिज खान, चंगेज खान. सो इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस अबाउट द जेनिज खान्स इंट्रोडक्शंस, नोमैड्स ऑफ द मंगोलिया, यानी मंगोलिया के नोमैड जो व्यक्ति होते हैं उनकी इकोनॉमिक सोसाइटी, और डिटेल अबाउट द जेनिज खान जिसको हिंदी में हम चंगेज खान बोलते हैं, उसके मिलिट्री कैंपेन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार वो प्रशासन चलाता था, और उसके लीगल कोड. दिस मॉड्यूल वी कैन यूज इन ऑल ओवर चैप्टर. हर चैप्टर में हम यही मॉड्यूल्स हमारे 11th में दिए गए हैं. इंट्रोडक्शंस, इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, introduction of the persons, civil administration and military. If we can see the Mongolian are look like a pastoralist nomads. यायावर साम्राज्य, घुमंतु व्यक्ति जिसे आप कहते हैं ना, जो घूमने फिरने वाले होते हैं, एक तरह से वो व्यक्ति होते हैं मंगोल्स हमारे. ये लिविंग हियर मंगोलिया, चाइना के पास आज भी एक छोटा सा कंट्री है, देश है मंगोलिया. ये देखिए आप, नियर बाय चाइना, ये हमारा चाइना हो गया. इसके नीचे नेबरहुड में कंट्री है मंगोलिया. वहां पर रहने वाले लोग कहलाते थे मंगोल. जैसे इंडिया के अंदर हम रहते तो इंडियन कहलाते हैं, चाइना के अंदर चाइनीज रहते तो चीनी कहलाते हैं. सेम पैटर्न हैव बीन बी यूज इन मंगोलिया. They are known as मंगोल. अब देखो अंडर द लीडरशिप ऑफ द जेनिज खान, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया. जेनिज खान ने मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, इंडिया के भी पार्ट पर, साइबेरिया, मॉस्को रूस में पड़ता है, वहां पर रसिया तक भी चला गया है, एंड बगदाद, ये बगदाद आप देखिए, यानी इराक तक भी उन्होंने अटैक किया था. नोमैड्स फ्रॉम द स्टेपी एंड द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस. ये जो घुमंतु जीव जातु होते थे, व्यक्ति होते थे, स्टेपी एक तरह से प्रदेश होते हैं जहां पर
माउंटेन्स के अंदर घास फूस होती, उस एरिया को स्टेपी एरियाज कहा जाता था, बिकॉज मंगोलिया इज लुक लाइक द माउंटेन हिली एरिया, और वहां के कुछ ऐसे एरियाज माने जाते थे जहां पर स्टेपीज होते थे, घास फूस होती थी, यानी ये लोग एक तरह से भेड़ बकरियां चराने में ही विश्वास करते थे। एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ द नोमैड्स, यायावर जो जाति होती, जंगली जाति जो भेड़ बकरियां, ये जो आपको पार्क सा दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टेपी, जहां पर घास फूस होती है, बिल्कुल ब्लैंक एरिया। लार्ज ग्रास लैंड प्लेन इन द सेंट्रल एरिया, ये स्टेपी, अगर एनीबडी आस्किंग टू भी स्टेपी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टेपी लार्ज ग्रास लैंड, एक लंबा बहुत चौड़ा एरिया, ग्रास लैंड घास फूस वाला एरिया। प्लेन इन द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर जो माना जाता था। मंगोल ट्राइब्स इनहेबिटेड देयर रीजन्स, और मंगोल इसी एरिया के अंदर सारे इंट्रोडक्शंस करते हैं, इसी एरिया के अंदर ये मंगोल निकलते हैं, यहीं पर पैदा होते हैं मंगोल। अब इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, मंगोलियन ट्राइब डिड नॉट प्रोड्यूस एनी लिटरेचर, इन मंगोलियों ने कोई लिटरेचर हमें नहीं मिला, जैसे आईन अकबर या कोई बुक वगैरह कुछ हमें नहीं मिला है इनके बारे में। नॉलेज फ्रॉम द क्रॉनिकल ट्रेवलर्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, या तो इनके कुछ क्रॉनिकल्स मिले हैं, या कोई यात्री यहाँ पर गए हैं, या फिर कोई सिटी बेस्ड जो ट्रेवलर्स है उन्होंने कुछ लिखा है, उनसे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बैकग्राउंड ऑफ सोर्स वगैरह कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर हमें इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन कैसे और कहां से मिलती है मंगोलों की, तो वो आज तक हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है। बट वी कैन से दैट मंगोलियन एम्पायर हैव बीन स्प्रेडिंग ओवर 3 कंटिनेंट, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, जैसे इस्लाम था ऐसे ही मंगोल एम्पायर। वाया मैप आप इसको देख सकते हैं, एशिया अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। टाइम बाय टाइम हर चेंज सेंचुरी में 12, 13, 14 सेंचुरी में रसिया तक को कैप्चर कर लिया था जेनिज खान ने। तो दैट्स मीन ही वाज द पावरफुल पर्सन एट दैट टाइम, बड़े पावरफुल पर्सन माना जाता था। अगर इनकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को हम डिस्क्राइब करें, यू नो इन द 10th क्लास पेस्टोलिस्ट, चरवाहे जो बोलते हैं, नोमैडिक्स हंटर एंड द फूड गैदर्स, ये मंगोलियन क्या थे, पेस्टोलिस्ट घुमंतु जो होते हैं, नोमैडिक हंटर वो घूमने फिरने वाले शिकारी, और फूड गैदर और खाने को इकट्ठा करने वाले। ग्रास एंड सर्ब्स कैन नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर बट गुड ग्राजिंग्स, यानी घास और सर्ब जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती थी, लेकिन ग्राजिंग के लिए बड़ी अच्छी हो सकती थी। यानी एक तरह से आप बता सकते हो कि मंगोलियंस एरिया के अंदर इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती थी। दैट्स व्हाई दे आर टोटली डिपेंड ऑन द पेस्टोलिस्ट एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इतना ज्यादा वहां पर नहीं होता था क्योंकि वहां की लैंड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ग्राजिंग लैंड थी, घास होती थी, तो इसलिए वहां पर पेस्टोलिस्ट नोमैडिक सेंटर पाए जाते थे। एंड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, गोट, शिप, कैमल, दिस टाइप ऑफ द कैटल, जो यानी जो घास फूस पे ही जिंदा रहने वाले जो जानवर होते थे उनका पालन बड़ा होता था यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ द नोमैडिक स्टेट विल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल लाइफस्टाइल, इनके स्टेट को आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट माना गया है। क्यों माना गया है कि इनकी लाइफ तो मोबाइल मींस एक जगह से दूसरी जगह, परमानेंट तो थे ही नहीं। आज गुरुग्राम के अंदर है तो कल फरीदाबाद चले जाते थे। नोबडी कैन बी आइडेंटिफाई, इनकी लाइफ को इतने आसान तरीके से आइडेंटिफाई करना, उनकी प्लेस के बारे में बताना सभी के लिए बड़ा डिफिकल्ट था। लाइव इन द पोर्टेबल यट्स, यट माने होता टेंट, ये देखिए ना पेस्टोलिस्ट होते हैं, हमारे यहाँ पर एक काफी पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी होती है, लुहार कम्युनिटी होती है, दे विल बी यूजिंग ए टेंट्स बना लेते हैं, 10-20 डेज वहां पर रहते हैं। आफ्टर दैट दे कैन स्टार्ट द माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। आज भी हमारे यहाँ पर सेम पैटर्न हैव बीन बी यूज्ड बाय द मंगोलियन, यही चीजें इन मंगोलियन वालों ने की, अपने टेंट लगा के रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। मिंगलिंग द वेरियस ट्राइब्स ऑफ द पीपल, इनके कुछ ट्राइब्स पीपल जो कबीले पाए गए, तातर, मंज, तुर्किक ट्राइब्स, ये इनके कबीले होते थे उस टाइम में। देखो वी कैन से दैट इन इजी वर्ड्स कह सकते हैं मंगोल आर लुक लाइक अ पेस्टोलिस्ट, एक जगह पर ना रहने वाले, टेंटों में रहने वाले, घास फूस पर पलने वाले, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले जो लोग होते थे हमारे, वो मंगोल कहलाते थे। एथनिक एंड लैंग्वेज टाई यूनाइटेड देम, लेकिन उनके जो एथनिक्स, धर्म और भाषा थी,
वो उन्हें एक करती थी, जो उनकी लैंग्वेज है और जो उनके एथेनिक्स थे। डिवाइड इन द पैट्रिलिनियन लिंग्यास, पैट्रिलिनियंस माने होता है पितृसत्तात्मक जो कबीले होते थे, फादर के नाम पर जो होते थे, वो उनको बड़े पावरफुल बनाते थे। रिच फैमिलीज पोजेस द एनिमल्स एंड द पास्चर्स, और इनके जो परिवार बड़े अमीर होते थे कि उनके पास बहुत ज्यादा जानवर होते थे, भेड़, बकरियां, घोड़े, ऊंट, ये इस प्रकार के। दे वर कन्फ्लिक्ट ओवर पास्चर लैंड, दे फॉर्म अलायंस टू डिफेंस ऑफ, और लड़ाई किस बात के लिए होती थी? उस लैंड को कैप्चर करने के लिए, ये एरिया मेरा होगा, ये एरिया आपका होगा। यही इनके बैटल का मेन रीजन्स माना जाता था। सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉपुलेशन मच स्मॉलर देन द एग्रीकल्चर सोसाइटी, जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। वुमेन्स यूजुअली हैड अ हायर स्टेटस, महिलाओं को एक बड़ा अच्छा स्टेटस दिया जाता था। हेल्दी एडल्ट मेंट कंपल्सरी मिलिट्री, एक पुरुष के लिए मिलिट्री सर्विसेज नीडेड, कंपल्सरी मानी जाती थी। एंड ऑलवेज रिमेंबर मंगोलियन वाज अ ग्रेट वॉरियर्स, मंगोल बड़े पावरफुल वॉरियर माने जाते थे और वो बचपन से ही फाइटिंग पसंद थी, दे लाइक फाइटिंग। सर्विसेज अंडर ऑफ द फोर खान, कैप्टन नोयान ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री का जो कैप्टन होता था उसे नोयान बोलते थे, कैप्टन ऑफ मिलिट्री। जैसे हमारे सेना का कमांडर, आज अगर हम सेना का कमांडर किसी को बोले तो चीफ वगैरह बोलते थे, लेकिन वहां पर इन लोगों ने उसका नेम यूज किया था नोमा, योमान। युर्त और कोमिज, युर्त जिसको बोलते थे टेंट वाले, हम बोल रहे थे ना टेंट, इस प्रकार के टेंट लगा के रहते थे, देखो इसको यर्थ जो बोलते थे। और कुमिस माने ये खाने पीने की जो चीजें यूज कर, यर्थ एक तरह से जो प्लास्टिक के टेंट लगते हैं या जो चीजें इन्होंने यूज की जाती थी, ये चीजें उन्होंने यूज की थी उस टाइम, ये लोग इस प्रकार की चीजों का यूज करते थे। नोमेड, ये यायावर एक स्थान से दूसरे पे, इस प्रकार के जानवर। एंड लेड कारवां, कारवां जो सारा सामान अपने ऊंटों पे, घोड़ों पे, गोट पर ले जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। वाया दीज पिक्चर्स वी कैन आइडेंटिफाई द लाइफ ऑफ द मंगोल्स, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मंगोलों की लाइफ उस समय किस प्रकार की उनकी लाइफ रही होगी, किस प्रकार वो एक हंटर से, गैदरिंग से, किस प्रकार के वो व्यक्ति होंगे, किस प्रकार की एक्टिविटी जो करते होंगे। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर ये पेस्टोलिस्ट माने जाते हैं ना, 10th में आपने किया होगा ना, बंजारा, वो काफी कम्युनिटी हमारी पाई जाती है, ये सारी हंटर एंड गैदर्स, शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे, इस प्रकार की कम्युनिटी पाई जाती थी। और ये एनिमल्स पाए जाते थे उस टाइम में, इनके मेनली ऊंट, घोड़े, गोट वगैरह, दीज टाइप ऑफ द एनिमल हैव बीन बी फाउंडिंग्स, बड़े एनिमल्स इनके पाए जाते थे। ज्यादा कोई यूजेबल्स एक्टिविटी ये इन्वॉल्व अपने आप को रखते नहीं थे। क्लाइमेट, लॉन्ग विंटर, ये उनके स्ट्रॉन्ग होने का रीजन भी एक बताया जाएगा आपको। व्हाट वाज द मेन रीजंस द मंगोलियन वाज द सो स्ट्रॉन्ग इन द बॉडी, लॉन्ग विंटर्स, वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी। अगर देखो जहां पर सर्दी होगी तो ये देखो क्लोथिंग सिस्टम देखो इन लोगों का तो चेंज हो जाएगा। जिस प्रदेश में गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो उनका लिविंग और सोशल सिस्टम अलग होगा और विंटर वालों का अलग सिस्टम होगा। तो इस प्रकार के ये लेदर वाले कपड़े ज्यादा पहनते थे पीपल्स, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, ड्राई समर्स। जेनिस खान कन्क्यूर्ड चाइना, चाइना को जीता, ईरान, ईस्टर्न यूरोप, इन सभी कंट्री में उन्होंने अपना झंडा फहराया। थ्रूआउट इट हिस्ट्री चाइना सफर्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम द नोमैडिक अटैक एंड बिल्ट फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना, एवरीबडी नो अबाउट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सबको बताया चीन के अंदर एक ग्रेट वॉल है, बहुत लंबी दीवार है जिसको वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। पता है चाइना वालों ने ये दीवार क्यों बनाई? बिकॉज दे आर अफ्रेडिंग फ्रॉम जेनिज खान, वो चंगेज खान से डरने लगे। एंड टाइम बाय टाइम्स आफ्टर एवरी ईयर एंड एवरी मंथ ही स्टार्टेड टू अटैक ऑन चाइना, वो हर बार अटैक करता था, इसीलिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए integrated into the Great Wall of China for defending Mongolian attack। इन मंगोलियन अटैक से बचने के लिए, इन मंगोलियन अटैक से बचने के लिए चाइनीज शासकों ने एक दीवार बनाई जिसे कहा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और सी
हुआंगती, ये वो कैंडिडेट था, बिल्ड बाय द साई हुआंगती, जिन्होंने वॉल ऑफ चाइना बनाई। बनाने का रीजंस, दे आर डिफेंडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द मंगोलियंस, वे अपने आप को मंगोल के हमलों से बचाना चाहते थे। आप आइडिया लगाइए, एक छोटा सा देश जो चाइना को भी डरा दिया था उसने, और मजबूरी में चाइना को उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये बनवानी पड़ी, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वॉल दीवार मानी जाती है। सबको इसके बारे में पता है, 7 वंडर्स में भी इसका नेम इंक्लूड किया। तो ये मेन रीजन माना गया था। काफी बार अगर आपसे पूछे व्हाई द चाइनीज हैव बीन मेकिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्यों बनाई इन्होंने, ये डर गए थे या फिर परेशान भी आप कह सकते हैं व्यक्ति से, रोज रोज का अटैक, हर महीने पर हमला करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तो हर किसी को अपनी सुरक्षा चाहिए। और ये उन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट भी मानी जाती है, और देखो कितनी स्ट्रोंग है। ये नहीं हमारे यहाँ पर 9 इंच या 14, 17, 16 इंच में कुछ समथिंग उन्होंने वॉल को बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी स्ट्रोंगेस्ट वॉल मानी गई है, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रोंगेस्ट वॉल से, लॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रोंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी दीवार। ये देखिए कितनी कहां से कहां तक भी फैली हुई है ये वॉल ऑफ चाइना। इसकी सिक्योरिटी के लिए आर्मी बिल्कुल आराम से इसके पास जा सकती थी, बाइक, कार, ये जो आज ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर जा सकते थे। और पूरा एरिया आप देखिए, माउंटेन्स, पहाड़ियां, ये पहाड़ियां उनमें से बनाई गई है, यानी कहीं ना कहीं ये एरिया भी मंगोलिया का ही माना जाता था, मंगोलिया में भी ये एरिया था, तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर करना इतना ज्यादा पॉसिबल भी नहीं था। जेनिज खान, जेनहिज खान, चंगेज खान, 1162 to 1227, जेनिज खान, द ग्रेट एम्पेरर्स ऑफ द मंगोलिया, जेनिज खान, चंगेज खान। एंड ओरिजिनल नेम या बचपन का नेम अगर आपको से पूछा जाए, उसका वास्तविक नाम था तेमुजीन, और ये आपके सामने पिक्चर है जेनिज खान, बचपन का नाम तेमुजीन, जिसको देखकर दुनिया डरती थी। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक, यू कैन से दैट द गब्बर ऑफ द सोले, जेनिज खान। उनका जन्म 1162 में होता है, ओनोन रिवर्स, नॉर्थ मंगोलिया, मंगोलिया में एक ओनोन नदी है, उसके किनारे पर तेमुजीन पैदा होते हैं। बाद में जाके वो जेनिज खान, चंगेज खान कहलाते हैं। और एक तरह से ये कबीले दिखाई जा रहे, टेंट और इस टाइप के कबीलों में वो रहते थे। और जेनिज खान का जो बचपन से ही इस चंगेज खान का जो ड्रीम था, इसका सपना था लुक लाइक द विनर ऑफ वर्ल्ड, विश्व विजेता बनना। बड़ा अच्छा ये व्यक्ति, तो हम क्या कहें, इसको इतिहास ही बताएगा इसके बारे में, लेकिन ये एक बार विश्व विजेता बनना चाहता था। बट इसका जो बचपन है इतना ज्यादा आसान नहीं था। अगर आप जेनिज खान के बचपन की बातें करें तो इतना आसान जेनिज खान का बचपन नहीं माना जाता था। जब वो पैदा होते हैं मंगोलिया में नियर ओनोन रिवर 1162, उसके फादर जो होते हैं येसुजेई, सब चाइनीज नेम है। जब उनके पिताजी उनके पैदा होने के बाद, जब मात्र उनकी एज होती थी 12 वर्ष की आयु में, तातर कोई आउटर ट्राइबल एरिया होता है जो उनके पिता की मर्डर कर देता है, 12 साल की एज में उनके पिता की डेथ हो जाती है। तातर व्यक्ति होते हैं कि इस येसुजेई को मार देते हैं। मदर जो उनकी मम्मी होती है, ओलिन ओके, रेज तेमुदीन और तेमुजिन को पालती है, और 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है बोरते के साथ। 16 साल में, देखो 12 साल में पिताजी की डेथ हो गई, 4 साल बाद मम्मी उनकी शादी करा देती है, बोरते के साथ शादी हो जाती है। बट जैसे ही कैंडिडेट की शादी होती है, बेचारे की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है। आफ्टर 2 इयर्स अपने फ्रेंड, दोस्त होते हैं, उनकी मदद से अपनी वाइफ को दोबारा से छुड़वा के लाते हैं। यानी कहीं ना कहीं वी कैन से दैट वन थिंग, एक चीज यहां पर जो क्लियर हो जाती है,
चंगेज खान का बचपन बड़ा कठिनों में गुजरा, बड़ी डिफिकल्टीज का सामना किया। उसके बाद उनके 4 सन्स होते हैं, 4 लड़के होते हैं। अगर आप नाम याद करोगे तो बड़ा पजल से हो जाओगे, पहली बार सुनोगे क्या नाम था, क्या नाम, चाइनीज नेम है, समझ में भी बहुत कम आता है। पहला नाम चोची, सेकंड चगताई, थर्ड ओगोदेई और फोर्थ तोलुई। ये चाइनीज नेम है, 4 बच्चे जैनिज खान के, चोची, चगताई, ओगोदेई और तोलुई। दीज आर द 4 सन ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान के 4 बच्चे होते हैं जिनका नाम इस प्रकार से माना जाता है। ये चारों उनके पुत्र होते हैं जो आगे जाके चंगेज खान के एडमिनिस्ट्रेशन को